नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है जातिगत जनगणना पर वार, दलित पुजारी बनेंगे हथियार। लेकिन जरा इस खबर को देखिएगा, उसके बाद फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों हम ऐसी बात करें। देखिए इसका। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए, और जहाँ अपनी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहाँ मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक होना चाहिए। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का ये बयान है तो पुराना, लेकिन इसका असर सियासी फिजा में बना हुआ है। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के वार को काउंटर करने में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी की तरफ से बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस सियासी लड़ाई में देश के युवा संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक नई बहस छेड़ दी है। जल्द ही पदयात्रा पर निकलने जा रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों में दलित और आदिवासी पुजारियों की वकालत की है। हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में धर्म बड़ा मुद्दा रहा है। शास्त्री के बयान पर भी सियासी रार देखने को मिल रही है। ऐसा कई बयान हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं, लेकिन ना केंद्र की सरकार, ना राज्य की सरकार, ना भाजपा के नेता, ना भाजपा की जो संगठन है वो उसको मानते हैं, उस पर कोई विचार करते हैं। अब इस नए बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, शंकराचार्य क्या सोचते हैं? अब ये जो कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान दिए जा रहे थे, क्या ये उसके अनुरूप है या नहीं है? और भाजपा इस बाबत कोई कदम उठाने जा रही है, कोई एक्शन लेने जा रही है क्या? निश्चित तौर पर अगर उन्होंने सामाजिक समरसता के साथ ये बात कही है कि पुजारी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये उनका व्यक्तिगत मत है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का कोई मत नहीं है कि पुजारी कौन होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत मत है और उनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर या वो समाज में काम करते हैं, उन्होंने जो देखा होगा, जो समझा होगा, वो उन्होंने कहने का काम किया है। पहले भी हिंदू मंदिरों में दलितों और आदिवासी समुदाय के लोगों को पुजारियों के रूप में जगह देने की मांग उठती रही है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसकी वकालत करके जातिगत जनगणना और बटोगे तो कटोगे के सियासी राग के बीच नई बहस छेड़ दी है। क्या शंकराचार्य और बड़े धर्माचार्य इसके पक्ष में होंगे? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है जातिगत जनगणना पर वार, दलित पुजारी बनेंगे हथियार। आपने देखा कि लंबे समय से जातिगत जनगणना की बात भी चल रही है, ऐसे में नया बयान भी आया, बटेंगे तो कटेंगे। फिर प्रधानमंत्री का बयान भी आया और उन्होंने भी एकरूपता की बात कही। यही नहीं, अलग अलग नेताओं के बयान आते रहे। सरसंघ चालक की आपने बात भी देखी, वो भी क्या कह रहे थे। तो मकसद क्या है? यदि आप रामायण की तरफ जाएंगे तो फिर समझ आ जाएगा कि ऐसी कई चौपाई हमें मिल जाएंगी जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई हरिजन है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई आदिवासी है। वहां तो जो अच्छे भाव से ईश्वर को मान ले, ईश्वर के पास आ जाए, वही ईश्वर का भक्त है। लेकिन अब ऐसे में बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि पूजा करने का मौका सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू तो हिंदू है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई हरिजन, ना ही कोई आदिवासी। ये तो अच्छी बात, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये उसी बात को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे? आज समझते हैं इसी को। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन 3 सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज चर्चा के नजदीक रहने वाले। तो पहला सवाल, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुझाव को स्वीकार कर पाएंगे शंकराचार्य? क्या आरएसएस की समरसता के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या जातिगत जनगणना और बटोगे तो कटोगे की काट बन पाएंगे शास्त्री का दांव? तो ये है हमारे आज 3 सवाल। लेकिन अब मैं अपने मेहमानों से आपको परिचय करा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शैलेंद्र राजपूत जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। और साथ ही जोड़ रहे हैं
डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु नमस्कार। शर्मा जी है, पूर्व सांसद, सीनियर लीडर कांग्रेस के। जी, सर, आपका भी बहुत नमस्कार। स्वागत है। और रेवानंद महाराज जी पीठाधीश्वर है, वो फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र जी के पास ही मैं चलना चाहूंगा, स्टूडियो में मौजूद है। शैलेंद्र जी, लंबे समय से ये बात चलती रही, और हम रामायण को देखें या हमारे शास्त्रों को देखें, बाकी महाकाव्य को देखें, तो हरिजन की बात तो होती रही है, आदिवासी की बात भी होती रही। वनांचल क्षेत्र में जाएंगे तो आज कई ऐसे मंदिर हैं जहां आदिवासी ही पूजा करता है। उज्जैन के श्री माया, श्री लाया जैसे कई मंदिर हैं जहां आज भी हरिजन पूजा करते हैं। लेकिन ये बात आई कहां से? क्या ये माना जाए कि ये जातिगत जनगणना ही इसकी वजह है या कुछ और? देखिए, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना ही है। मनोज जी, देखिए, जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि नेताओं की तरफ से, खासतौर से आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कुछ बयान ऐसे आने शुरू हुए जो इसी दिशा में, एक दिशा में जा रहे थे। फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उस मुहिम का एक चेहरा बनाने की कोशिश है, और ये जवाब देने की कोशिश है जातिगत जनगणना के मुद्दे को। चलिए शैलेंद्र जी, हम आगे बढ़े, मेरे साथ जुड़े हुए सीधा। शैलेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा बहुत जल्दी, क्योंकि समय। जी देखिए, बिल्कुल, मैं कहूँगा कि फिलहाल जो ये मुद्दा है, ये सियासी नज़र आता है। और 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, ये एक श्रृंखला चल रही है बयानों की, और मकसद एक ही है। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, और ये 29 तक खींचने वाला है। और अगर ये मुद्दा छिड़ता है तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की एकता है, या जो वोट बैंक है बीजेपी का हिंदुत्व का, वो कहीं ना कहीं बंटने का डर है। तो कहीं ना कहीं अब इस हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए, इस वोट को इकट्ठा करने के लिए, ये सियासत के तौर पे जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो स्वीकार्य हो, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अच्छा चेहरा कोई नहीं हो सकता। और जो गतिविधियां हैं उनकी, जो बयान है, जिस तरह से वो पदयात्रा निकालने वाले हैं सनातन एकता को लेकर, तो ये सारा आप पूरे समीकरण को समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये पूरी लड़ाई जो है ये हिंदुत्व को एक करने की है, और इसमें सियासत के साथ साथ धर्म भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आरएसएस का जो मुख्य मुद्दा रहा है धार्मिक समरसता, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको भी टच करने वाली बात है। जी मनोज, बिल्कुल, और समरसता की बात हो रही है। दुर्गेश, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बताइएगा जरा। वो कह रहे थे कि सभी शंकराचार्य को एक हो जाना चाहिए इस मुद्दे पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी ये पहल करेगी? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। हम लोग न तो जात पात की बात करते हैं, न ही वो। निश्चित ही संत जी बाबा बागेश्वर धाम एक सनातन की यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, और हम तो हमेशा से ही संतों को प्रणाम करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं, संत परोपकारी होते हैं, और संत सामाजिक समरसता की बात करते हैं। और जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, धार्मिक समरसता की भी बात करते हैं, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी हर योजना में हमने इस चीजों को, न तो हम कभी दलित में भेदभाव करेंगे, न कभी आदिवासी में भेदभाव करेंगे। हम तो सामाजिक समरसता को लेकर हमारी सरकार, हमारी संगठन काम करता है, और हम बखूबी इन चीजों को कर रहे हैं। जो हमारी जन कल्याण की योजना है, प्रदेश के जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना, वो सब इसी के इर्द गिर्द है। हम भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं। हम तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का जो अभी उन्होंने एक नारा दिया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो जात पात में बांटने का काम कर रहे हैं। क्यों आप एक विशेष वर्ग की, हमारा जो विरोधी दल है वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करता है, और वो दल सिर्फ तुष्टीकरण की बात करता है। हिंदुओं को हिंदुओं में बांटना चाहेगा, दलित और आदिवासी में बांटना चाहेगा, अगले पिछड़ों में बांटना चाहेगा, क्योंकि उनको बहुत समय से वो सत्ता से दूर रहे हैं मनोज जी। और सत्ता को कैसे हम लोलुपता से हम ग्रैब कर लें, एन केन प्रकरण चाहे कोई भी बात करें। अरे जिस वर्ग की आप राजनीति करते हो कि उसमें भी तो कितने सारे फिरके हैं, उसमें कितनी जातियां हैं, उनकी बात करो ना आप। जो जिस वर्ग की राजनीति करते हो, क्यों आप हिंदुओं को, क्योंकि आप हिंदू और सनातन के विरोधी रहे हो। हिंदुओं को आप आतंकवाद, भगवे को आतंकवाद से जोड़ने का काम आपके लोग करते रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत सीनियर हैं आप, और तमाम तरह की चीज़ों को समझते हैं। ये भी है कि जातिगत जनगणना की बात भी इस दौर में चलती रही है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मनोज सैनी जी,
शैलेंद्र जी की बात का पहले सहमति दूंगा कि ये राजनीतिक विषय, राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से चुनावी माहौल में कई बात कही जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो विषय अलग है, जाति जनगणना का विषय अलग है, दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी ने जो कहा है, उन्होंने पूजा पाठ और क्यों दलित वर्ग को पूजा में शामिल नहीं किया जा सकता, इस विषय पर अपने विचार दिए हैं। और जातिगत देश भावना हमारे हिंदू समाज में नहीं होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। तो ये तो पहले से होता है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने रामायण का दिया है। रामायण में वाल्मीकि जी से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दलित वर्ग से कैसे भगवान राम जुड़े, कैसे दलित वर्ग का वो स्वीकार करते थे, सेवा लेते थे, सम्मान उनका स्वीकार करते थे। शबरी की झोपड़ी में जाकर उन्होंने शबरी के बीते जूते बेर खाए जी। इससे बड़ा कोई उदाहरण है। रामायण हमारा वो समाज शास्त्र है जो पंडित तुलसीदास जी ने आम जन की भाषा में अनुवादित कर दिया। और वाल्मीकि जी ने लिखा, जिनका उल्लेख मिलता है वेदों में कि वो खुद स्वयं दलित समाज से निकल कर आए थे। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जिसमें श्रद्धा भाव है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से आ सकता है, उसका सम्मान होना चाहिए। पूजा पाठ भी कर सकता है, पुजारी भी हो सकता है, परंतु जिसमें श्रद्धा भाव है उसके मन में, उसमें पूजा अर्चना का ज्ञान है, तो वो मंदिर में जाकर अपनी भावना अभिव्यक्ति कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अब जातिगत जनगणना की बात अलग है। वो देश की अर्थव्यवस्था की, समाज की अर्थव्यवस्था का एक्सरे एक तरह से। 80 करोड़ लोगों को क्यों मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है? यदि उनके हित की बात राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर प्रमुख विपक्षी दल के नेता करते हैं, तो भाजपा के नेताओं को क्यों मिर्ची लगती है? 80 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से नीचे रह रहे हैं। यदि जातिगत जनगणना जो एक राजनीतिक विषय है, विभाजन का विषय नहीं है, वो एक राजनीतिक एक्सरे है, जो लेने का प्रयास है। सामाजिक, उस समाज को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, कौन से संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं, जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। काम इस पर, काम प्रताप भानु जी, काम इस पर भी होना चाहिए क्या, जैसा वो कह रहे हैं? आपने कहा भी, हालांकि आपने उस बात को ही आगे बढ़ा दिया कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो ज्ञानवान है वो पूजा कर सकता है। आपका कहना भी यही है? बिल्कुल, मेरा कहना साफ ही है, बिल्कुल है जी। चलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रेवानंद जी महाराज, पीठाधीश्वर है इंदल धाम के, उनसे भी बात कर लेते। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और जी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि दलितों को भी पुजारी बनने का मौका मिलना चाहिए, आदिवासियों को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि जितना मैं समझ पाता हूं अपने ज्ञान के अनुसार कि आदिवासी तो हमेशा पूजा करते रहे हैं, कई ऐसे मंदिर हैं। तो क्या इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप रेवानंद जी महाराज? ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये सनातन काल से सर्व समाज के सभी लोग पूजा करते आ रहे हैं। क्योंकि आज के वर्तमान परिस्थितियों में जरा ये जाति का मुद्दा है, जनगणना का मुद्दा है, इसके कारण ये मुद्दा उठ के आया है। इसलिए ये पूजा करना कोई सब कर सकता, कोई भी कर सकता है इसमें तो। और जो पूजा करेगा और जो धर्म का काम करेगा वो पुजारी कहलाएगा। जी। तो पुजारी कोई अलग से नहीं व्यवस्था है समाज में, पुजारी एक व्यवस्था है। पर ये व्यवस्था दिखती तो है महाराज, इसीलिए कहना पड़ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री। लाखों लोग पूजा कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी तमिलनाडु में चले जाओ, वहाँ पर पुजारी प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं, उसमें सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग आते हैं जी। और सब गांव जाके पूजा करते हैं, मंदिरों को संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ पर आप बड़वानी जिले में बीजासन माता का मंदिर है, भव्य मंदिर है। उस मंदिर में पुजारी दलित समाज के हैं जी। और सारा समाज स्वीकार कर रहा है उसको। महाराष्ट्र का भी कर रहा है, एमपी का भी कर रहा है, सभी वर्ग का लोग कर रहे हैं जी। क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा उसकी जाति। ठीक बात है। तो कोई भी मंदिर में जाके किसी भी जाति की किसी की नहीं पूछता जी। हमारे यहाँ भंडारे होते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, कोई पूछता ही नहीं किस जाति का आदमी आया है भंडारे में। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये अन्नकूट होता है दिवाली पर, कोई पूछता नहीं पूरे गांव में कि कौन आया किस जाति का। जी। ये सामाजिक परंपरा है।
ठीक है हमारे महाराज यहाँ जी। पर पानी नहीं गिरता तो सब गांव के लोग मिल करके गांव के बाहर जा करके और भगवान को मनाने का काम करते, एक साथ भोजन करते सब लोग। जी जी उसको जो नहीं बोलते हैं, कोई किसी जाति की पूछता नहीं है। जी हाँ जी। फिर तो ये बात कोई नई बात नहीं है। तो आज की आवश्यकता के अनुसार महाराज जी ने कहा है कि भाई अवसर और मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है महाराज जी, मैं फिर आपकी तरफ लौटूंगा और शैलन जी के पास वापस चलता हूं। शैलन जी, चौपाई में तो लिखा है हरिजन जानी पीत अति गाड़ी सजल नयन पुलकावल। तो मतलब ये है कि सजल नयन से आप ईश्वर को पूछ लीजिए। जी जी उन्होंने तो कभी नहीं पूछा, लेकिन धीरे धीरे कर चीजें बदली। जैसा महाराज जी भी कह रहे हैं कि आज कौन पूछता, गांव में भंडारे होते तो कहाँ कौन पूछने वाला है किस समाज का कौन व्यक्ति आ रहा है। तो क्या ये परंपरा कहीं पीछे छूट गई जिसकी चिंता हो रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं फिर इसको सियासत से जोड़ूंगा। देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है मनोज जी, ये तो सदियों से रहा है कि पुजारी सभी वर्गों को गिर रहे हैं, सभी वर्गों के लोग पूजा पाठ कराते रहे हैं। लेकिन जब इसमें सियासत जुड़ जाती है और जातिगत समीकरण हमारी सियासत की वो सच्चाई है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। पंचायत के लेवल से राष्ट्रीय स्तर के चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक जाति समीकरण की महत्ता को आप समझते हैं एक पत्रकार के तौर पर कि हम भी विश्लेषण करने बैठते हैं तो यही देखते हैं कि इस विधानसभा में इतने सवर्ण, इतने पिछड़े, इतने दलित। तो इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब दोनों पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एक तरह का ये खेल भी हो जाता है कि इस समीकरण बिठा लीजिए, कुर्मी और किरार एक हो गए, सवर्ण एक हो गए। तो ये जब इस तरह से जब पूरी राजनीति चलती है तो कहीं ना कहीं उसका असर इस पे दिखता है कि कहीं ना कहीं फिर इससे धर्म भी जुड़ता है। और अब दूसरा सवाल ये है कि जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो सवाल उठाया है मनोज जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्होंने शंकराचार्यों से अनुरोध किया है कि वो, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि इसमें बाधा कहाँ है, क्योंकि हिंदू समाज में ही इसमें एक सहमति बननी पड़ेगी आधिकारिक तौर पर। वैसे तो मंदिरों में पुजारी हैं हर जाति के, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर जो पद प्रतिष्ठा है उसमें शंकराचार्य की सहमति जरूरी है। और जिस तरह से खासतौर से अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिस तरह की वो भाषा बोलते रहे हैं, जिस तरह के उनके मत रहे हैं, तो उनको भी एक मंच पे लाने की कोशिश है। कुल मिलाकर दो अगले चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश है एक मंच से। और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस जरूर पीछे से लगा हुआ है कि एक ऐसा मैसेज चला जाए कि हिंदू समाज एक हो जाए और उसमें सियासी फायदा भी मिलेगा। और खासतौर से जो आरएसएस का हमेशा से सपना रहा हिंदू समाज को पूरा एक करके एक ताकत बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उस दिशा में भी ये प्रयास है। जी ठीक है, ये प्रयास बड़ा है, लेकिन अब एक नई बहस भी छिड़ेगी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, लोग तो ये कहने लगेंगे, यदि महाराज जी कह रहे तो उनके साथ और भी सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि फलाने मंदिर में हमें मौका मिल जाए पुजारी बनने का, हम भी वो ज्ञान रखते हैं। जैसा महाराज जी कह रहे थे कि आज भी दक्षिण के राज्यों से सीख कर लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस बातों को कि वो ज्ञानवान है। तो जात ना पूछो साधु की, ये कह रहे थे प्रताप भानु शर्मा जी। तो क्या आने वाले दिनों में इसकी तरफ, फिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कह रहा हूं, संघ प्रमुख उस तरफ इशारा कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी वही कह रहे, तो क्या ये नई बहस छिड़ेगी और इस बहस के साथ खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखिए मनोज जी, संघ भी समाज की चिंता करता है कि समाज को बंटना नहीं चाहिए, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी यही बात कह रहे हैं कि समाज को बंटना नहीं चाहिए। पर जो हमारा विपक्ष, जी चलिए, आप विपक्ष तक आपकी बात नहीं पहुंचा पाए। विपक्ष जी, अंग्रेजों जी बोलिए। जब तक आप बांटोगे नहीं तब तक आपका फायदा नहीं होगा। और जिस तरह से लंबे समय से कांग्रेस इस समय सत्ता से बाहर रही है, तो मुझे लगता है कि वो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ वो किसी भी तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए वो काम करना चाहते हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए वो सब हर संभव प्रयास करेंगे, ये हर बात करेंगे ये। पर जनता इनको भली भांति समझ चुकी है, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जिस तरह से ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके काम करना चाहते हैं, भाई को भाई से बांटने का काम करना चाहते हैं, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ बांटने का काम करती है। इसलिए आप देखेंगे 14 से केंद्र में हाशिए पर है कांग्रेस, प्रदेश में तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया लोकसभा में। तो जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है इनकी। नहीं तो ये संविधान बचाओ जो बात चल रही थी, क्या उससे चिंतित हो गई कहीं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हम चिंतित होने वाले नहीं, हम तो सतत काम करने वाले लोग हैं, हम तो सतत जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं,
और जब आप जनता के बीच में रहते हो तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। हम 21 साल से मध्य प्रदेश में सिर्फ जनता की चिंता कर रहे हैं और जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती आ रही है हमें। तो हम जनता प्रताप भानु शर्मा जी जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। दुर्गेश जी जो कह रहे हैं क्या उससे आप सहमत हैं? मनोज सैनी जी कैसे हम सहमत हो नहीं, आप सकते बिल्कुल हैं नहीं हो जब वो उल्टी सीधी बातें करेंगे। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, जो उनका नारा है जी। हमारा नारा रहता है हमेशा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। पॉजिटिव, आराम है हराम, राष्ट्र के नेता ऐसा नारा देते हैं। ये है नेहरू का पैगाम। स्वमेव जयते ये इंदिरा गांधी का नारा था। आधुनिक भारत आधुनिक विज्ञान ये हमारे राजीव गांधी का नारा था। बटोगे कटोगे उनकी लीडरशिप का सोच बताता है। कितनी 70 सालों में गरीबी हटाएंगे, सुन लीजिए हटाने के अलावा कोई नारा कितनी नफरत कांग्रेस के प्रति उनके मन में है, ये किस तरह से शासन चलाना चाहते हैं। इस तरह के नारे देख के देश को ये भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं। और बैठे हुए धीरेन्द्र जी का इस नारे से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो गैर राजनीतिक है, उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी है और उनका हम आदर करते हैं और उसमें कोई प्रश्न से खड़ा नहीं हो सकता। उसको राजनीति में घसीट कर ले जाना ये इनका काम है। हिंदू समाज में एकता हो, उसमें अच्छा सोच हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बटोगे ये क्या है? ये कौन सी स्तर की बात करने को किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी घटिया बात करे, इससे उसका सोच परिलक्षित होता है। हमारा प्रधानमंत्री हमारा मुख्यमंत्री जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करता है। चलिए सर, आपने एक बात तो कही कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कह रहे हैं वो अच्छी बात कह रहे हैं और हम भी उस बात के साथ खड़े हैं। और यदि ऐसा हो जाए कि आप भी खड़े हो जाए, वो भी खड़े हो जाए, तो मुझे लगता है ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा और ना ही कोई बाकी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन ये सियासत है, यहाँ सब चलता रहता। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, आप मेरे साथ जुड़े, प्रताप भानु शर्मा जी आप मेरे साथ जुड़े और साथ ही शैलेंद्र राजपूत जी। लेकिन एक नया विचार, एक नई बात चल बैठी है और जैसा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं तो क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर जब वो यात्रा पर निकलेंगे तो कुछ और भी दिखाई देगा। तो आगे आगे देखिए। हालांकि अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और उसके बाद कहीं और भी चुनाव होंगे, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। पर यह सच है कि ऐसी खबरें आती रही है कि क्या लोग बंटने का काम कर रहे हैं, लेकिन कौन बांट रहा ये समझिए और ये विचार होना भी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत।